नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो हमारा पेट एग्जाम प्रैक्टिस सेट पहला स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये पेट एग्जाम प्रैक्टिस सेट का पहला प्रैक्टिस सेट आज हमारा होगा। अगर आप पेट एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 100 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो 2 घंटे में आपको हल करना पड़ता है। 100 प्रश्न उसके साथ मैं ये प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूँ। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि विभिन्न विषयों का नोट्स अगर आपको चाहिए जो कि पेट एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का दिया गया है, वहां से जाकर आप ले सकते हैं। एक चीज आपको बता दूं कि ये 12 प्रैक्टिस जो है आपको मैं हफ्ते में 3 प्रैक्टिस सेट कराने का प्रयास करूंगा, मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन जैसे ही हमारा पेट एग्जाम नज़दीक आ जाएगा, 20 से 25 दिन बचेगा, तो उस समय हम लगातार प्रैक्टिस सेट चलाएंगे। और लगभग मैं आपको बता दूं कि 32 प्रैक्टिस सेट मैं आपको पेट एग्जाम से पहले कराने का प्रयास रहेगा। तो अगर आप पेट एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पर जाना मत भूलिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर आपको विभिन्न नोट्स मिलेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट पहला है, ध्यान रखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में ये प्रैक्टिस सेट 100 प्रश्नों को हल किया जाए। हालांकि 2 घंटे का समय आपको पेपर में मिलेगा 100 प्रश्न हल करने के लिए। काफ़ी सारे विषय इसमें दिए गए हैं पेट एग्जाम में, तो उसी से रिलेटेड ये प्रैक्टिस सेट होगा। तो चलिए दोस्त सीधे स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न नंबर पहले मैथ से ही स्टार्ट हो जाता है। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी नौका को 30 किमी अनुप्रवाह का मतलब होता है कि धारा के विपरीत चलाकर 8 घंटे में लौटता है। चलाकर कुल 8 घंटे में वो वापस लौटता है। यदि वो शांत जल में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुनी है तो धारा की चाल क्या होगी। यहाँ पर धारा की चाल पूछा गया है। तो ये इसका जो अगर उत्तर की बात करें तो इसका जो हमारा उत्तर होगा वो होगा 2 किमी बाई घंटा होगा। तो ये नौका वाले टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, हल करेंगे। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पर। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, रुकिए इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। चलिए ये रहा। अब प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि किसी धनराशि के 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 1 है तो राशि आपको बताना है। देखिए जो प्रश्न सरल होंगे, मतलब कि कम समय में हल करने वाले होंगे, उनको मैं जरूर आपको बता दूंगा। लेकिन जो प्रश्न मैथ वाले लंबे होंगे उसको बताऊंगा तो वीडियो के ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इसकी PDF आपको चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का दिया गया है, वहां पर जाकर इसकी PDF भी आप ले सकते हैं। तो देखिए इसको आप प्रश्न नंबर दूसरे को कैसे हल करेंगे। तो 2 वर्ष के लिए पूछा गया है ना, तो आपको कुछ मत करना है, सीधे D बराबर PR² बटा 100 पर स्क्वायर पर रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। सूत्र को लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। इसका जो उत्तर होगा प्रश्न नंबर दूसरे का वो हमारा C वाला विकल्प जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा कि 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया है तो घोल में जल का प्रतिशत कितना होगा। तो इसमें आपको जल का प्रतिशत बताना है कि कितना होगा। ये मिश्रण वाले से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 60%। आप हल करिएगा, सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब चौथे पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर चौथा क्या कह रहा है इसको थोड़ा समझते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीजों और ब्रांड बी की कुछ कमीजों का ऑर्डर किया। ब्रांड ए की 1 कमीज का मूल्य ब्रांड बी की 1 कमीज से दुगना था। तो माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदल गई। इससे बिल 40% बढ़ गया और मूल ऑर्डर में ब्रांड ए की कमीजों का ब्रांड बी की कमीजों की ब्रांड के साथ अनुपात आपको पूछा गया है कि इसमें अनुपात क्या होगा। चलिए इसके विकल्प पर चलते हैं। विकल्प यहाँ पर दिया गया है। इसका विकल्प जो सही होगा प्रश्न नंबर 4 का वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का कौन सा उत्तर, तो वो होगा हमारा 1:3 वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, दूसरा वाला प्रश्न। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है कि एक व्यक्ति 400 ग्राम
400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसकी हानि पूछ रहा है। तो देखिए ये एक इसका सूत्र होता है, डायरेक्टली इसको रखा जाता है 400 माइनस 320 बट 400 गुणे 100 और इसको हल करेंगे जब आप, तो आपका आंसर आएगा वो आएगा 20 वाला जो विकल्प है, सी वाला विकल्प जो है आपका आंसर आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6वें पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6वां क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 6वां कह रहा है कि नीचे दिए गए दंड आरेख के कंपनी द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में 3 प्रकार के बिस्कुटों का उत्पादन 1000 बिस्कुटों के यूनिट में दर्शाया गया है और ये तीनों लोगो है इसका और ये बिस्कुट हैं तीनों, तो ध्यान रखिएगा, ये पढ़ लीजिए का। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर आपको डायग्राम दे दिया गया है, 1000 में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये 1000 में है। यहाँ पर तीनों सन दिया गया है, ध्यान रखिएगा, देखिए ये सन पर दिया गया है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है। प्रश्न नंबर 6वां यहाँ है। चलिए प्रश्न नंबर 6वां है कि वर्ष 1993, 95 तथा 1997 में निर्मित क्रीम क्रैकर बिस्कुटों की कुल संख्या और वर्ष 1994 और 1960 में उसी प्रकार के बिस्कुटों की कुल संख्या में अंतर 1000 बिस्कुट यूनिट में दिया गया, 1000 यूनिट में दिए गए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि 1993 में जो बिस्कुट उत्पादित हुए थे तीनों बिस्कुट, यहाँ पर तीनों बिस्कुट की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर तीनों बिस्कुट जो ग्लूकोज वाले बिस्कुट, क्रीम क्रैकर बिस्कुट, नमकीन बिस्कुट जो तीनों दिया गया है इसकी बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तीनों बिस्कुट का आपको क्या करना है कि योग करना है। अब देखिए 1993 का जितना उत्पादक हुआ हो, जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है 1993 का उत्पादक, उस 1995 का उत्पादक ये है और 1997 का उत्पादक जो है ये वाला हो गया। तो तीनों का उत्पादक जोड़ा जाएगा, तीनों प्रकार के जो बिस्कुट हैं उन सबको जोड़ा जाएगा। उसके बाद 1994 और 1996 का अलग उत्पादक जोड़ा जाएगा और जब उसका आप घटाएंगे तो आपका उत्तर प्राप्त होगा। मैं आपको सिर्फ समझा दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 6वां का उत्तर हमारा हो जाएगा वो होगा 25,000। तो ध्यान रखिएगा ये वाला हो 1000 वाला जो आंसर हो जाएगा, ये 60 फॉर्म में दिया गया है, वहाँ पर पूरा बताया गया है डायग्राम में। अब प्रश्न नंबर 7वां उसी से रिलेटेड है। प्रश्न नंबर 7वां का रखिए ग्लूकोज बिस्कुटों के अनुपात और उस वर्ष के बिस्कुटों के कुल उत्पाद का अनुपात अधिकतम है। बस इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अधिकतम आपको ध्यान रखना है ग्लूकोज वाले बिस्कुट की। चलिए डायग्राम में चलते हैं। डायग्राम में कौन सा हमारा ग्लूकोज वाला बिस्कुट का लोगो है तो ये देखेंगे, उसके बाद ये हमारा देखेंगे, ये देखिए डायग्राम वाले लोगों का बिस्कुट है, उसी पर मैं अपना पेन चला रहा हूँ। तो ये है ग्लूकोज वाले बिस्कुट। अब इसमें करना क्या है कि सभी वर्षों का निकालना है। मतलब ये कि पूरा मान लीजिए कि यहाँ पर दिया गया है, देखिए 1993 के सभी बिस्कुटों का योग करेंगे, इन तीनों का योग करेंगे, उसके बाद सिर्फ ऊपर रखेंगे उस वाले का, मतलब ग्लूकोज वाले बिस्कुट का, जैसे कि हम 30 करेंगे और इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 65। तो ये हमारा जो है ये ग्लूकोज ये वाला है, ग्लूकोज बिस्कुट वाला का डायग्राम, जैसे यहाँ पर 30 दिया गया है उसकी बात हो रही है, ये वाला का बात हो रहा था। तो 30/65 और इसको तीनों को इसको जोड़ेंगे तो आपका 65 आ जाएगा। इसी तरह सबका निकालना है, सबका अलग अलग करना है और उसमें सबसे अधिकतम उत्पादक की बात हो रही है। तो हमारा तो आंसर जो होगा ये पहला वाला ही हो जाएगा क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है। तो प्रश्न नंबर 7 का विकल्प जो सही हो जाएगा वो हमारा सही होगा बी वाला विकल्प 1993। तो समझ में आ गया होगा। काफ़ी ये मैं थोड़ा लंबा मेथड वाले हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा मैथ वाले वीडियो पर, लेकिन जैसे ही हम जीके वाले पर हम कम समय में उसको कवर कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर 8 है कि तीनों प्रकार के बिस्कुटों का कुल अनुपात किस वर्ष में अधिकतम होगा। तीनों प्रकार के बिस्कुटों का अनुपात किस वर्ष में अधिकतम होगा ये आपको बताना है प्रश्न नंबर 8 में। अब देखिए यहाँ पर आपको आना है डायग्राम में और डायग्राम में जैसे ही आएंगे, देखिए डायग्राम में पूछ रहा है और प्रश्न ये कह रहा था 8वां प्रश्न कि तीनों प्रकार के बिस्कुटों का उत्पादन किस वर्ष में अधिकतम था। अधिकतम की बात हो रही है कि सबसे अधिकतम कौन था, तो सबसे अधिकतम तो हमें दिख रहा है पहले वाला ही, क्योंकि अभी हमने हल किया था। तो हमारा जो उत्तर होगा वो कौन सा
तो जो हमारा 8 का उत्तर होगा वो हमारा ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। ए वाला विकल्प ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो उत्तर हो जाए ए वाला विकल्प। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि तीनों प्रकार के बिस्कुटों का कुल उत्पादक किस वर्ष में न्यूनतम है। तो किस वर्ष में न्यूनतम की बात कर रहे हैं कि उत्पादक जो है न्यूनतम है, यानी तीनों उत्पादक को मिलाएंगे और उसके बाद जो एक उत्पादक की बात होती है उसमें देखा जाता है। तो 9वां का हमारा विकल्प जो सही होगा वो ए वाला, सबसे न्यूनतम की बात हो रही है तो 1993 वाला विकल्प जो है 9वां का सही हो जाएगा। 65,000 1993 में। अरे भाई सबको ये जोड़ देंगे, आप क्या करेंगे कि इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देंगे, फिर जोड़ेंगे ना तो वो आपको पता चल जाता है कि सबसे ज़्यादा किस में है। तो सबसे ज़्यादा पहले वाले में ही है। ठीक है ना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि 1994-95 में निर्मित ग्लूकोज बिस्कुटों की संख्या में प्रतिशत गिरावट पूछा गया। ग्लूकोज बिस्कुटों की संख्या में, तो ग्लूकोज बिस्कुटों की संख्या में कब पूछ रहा है प्रश्न नंबर 10वां। तो हमारा जो इसका विकल्प सही होगा वो सी वाला, इसमें से जाकर आप लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 से 15 आपको इस डायग्राम से हल करना है। तो चलिए सीधे हम डायग्राम पर चलते हैं। काफी बड़ा डायग्राम है यार। चलिए इसको जूम आउट थोड़ा सही से कर लेते हैं। अब चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 11 का रहा कि सभी विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या किस वर्ष में अधिकतम है। तो सभी विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या किस वर्ष में अधिकतम है। तो यहाँ देखिए, बैठे छात्र उत्तीर्ण छात्र, इंजीनियरिंग में बैठे छात्र उत्तीर्ण छात्र, चिकित्सा में बैठे छात्र उत्तीर्ण छात्र, और ये किस चीज़ का है तो प्रबंधन में और वाणिज्य में बैठे छात्र और उत्तीर्ण छात्र ये दिया गया है, और ये आपका वर्ष दे दिया गया है, वहीं पूछा जाता है विकल्प के अकॉर्डिंग। तो इसका हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा 11 का, वो बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आप इसमें जाकर लगा सकते हैं। अब हम जूम आउट कर करके प्रश्न को सीधे बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 12, सभी विषयों में बैठने वाले छात्रों की संख्या किस वर्ष में न्यूनतम है। प्रश्न नंबर 12 कर रहा है तो किस में है तो 2004 में। आप जाकर उसमें देखिएगा न्यूनतम संख्या की बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 13 है कि 2004 में बैठे कुल छात्रों में लगभग कितने प्रतिशत वाणिज्य विषय में बैठे। तो सिर्फ बैठने वालों में से ज्ञात करना है कि वाणिज्य में कितने बैठे हैं। तो हमारा 13 का ए वाला विकल्प जो है, 13 का जो है ये वाला नहीं, डी वाला विकल्प जो है 13 का सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, और प्रश्न नंबर 14 है कि वर्ष 2003 में चिकित्सा में बैठे छात्रों का लगभग कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं। 14 वाले प्रश्न में बात कर रहा है। तो देखिए 2003 के चिकित्सा में बैठने वाले का लगभग कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं। तो 2003 की बात हो रही है तो 2003 वाले में आपको जाकर खोजना है कि कितने बैठे थे और कितने उत्तीर्ण हुए थे चिकित्सा वाले क्षेत्र में या विषय में, आप कह सकते हैं। तो 14 का हमारा विकल्प जो सही होगा वो हो जाएगा बी वाला विकल्प 85%। अब चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 है कि 2005 में इंजीनियरिंग में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो 2005 में इंजीनियरिंग में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए वो आपको बताना है। तो उस डायग्राम में आप जाकर खोजिएगा, रोककर आपको साफ साफ दिख जाएगा। तो इसका हमारा जो विकल्प सही होगा वो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का। और वीडियो का ये तरीका आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, नहीं तो फिर अलग तरीके से मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। अब देखिए मैथ को यहाँ पर हल करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, अब हल इसीलिए नहीं कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 16 से अब 18 प्रश्न का ये है, आपको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं सीधे यहाँ पर। इसमें देखिए, इसमें बताना क्या है, कहाँ गया ये है 16 से, इसमें बताना क्या है कि ये रिक्त स्थान पर भरा जाएगा क्या, रीजनिंग से रिलेटेड आप कह सकते हैं ये क्वेश्चन है। तो प्रश्न नंबर 16, 2, 9, 28 और 15, उसके बाद ये डैश वाले स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसको क्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर किया क्या गया है कि 1 का वर्ग किया गया है और प्लस 1 कर दिया गया है, मतलब 1 का वर्ग और प्लस 1 जोड़ दिया गया है। तो 1 का वर्ग करेंगे, 1 का जोड़ 2 आ जाएगा, और उसके बाद 2 का क्या करेंगे कि घन किया गया है, सॉरी यहाँ पर घन होना चाहिए, घन किया गया है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर गड़बड़ा जाएगा अगर आप फोकस नहीं करेंगे
तो यहाँ पर क्या किया गया है कि घन किया गया है, और घन किया गया है, और इसके बाद इसका घन कर कर प्लस क्या किया 1 किया गया है, उसके बाद 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला हमारा 9 है, तो 9 का घन करेंगे 9 आ जाएगा। उसके बाद अब हमारा जो है 2 हो गया। अब उसके बाद 2 के बाद हमारा 3 आ जाएगा, 3 का घन किया गया है और प्लस 1 किया गया है, तो 28 आ जाएगा। उसके बाद 4 का उसी तरह घन कर कर प्लस 1 करेंगे, तो आपका 4 चौको 16, चौको 64, 65 आ जाएगा। तो इस तरह से किया गया है। तो 5 का घन कर कर और प्लस 1 कर देंगे तो 126 आ जाएगा। 5 का घन 125 होता है, तो 126 आ जाएगा इसका उत्तर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17। ANBOCPDQERFS और डैश वाले स्थान पर आपको भरना है। तो देखिए ए दिया गया है पहला अक्षर, और यहाँ से सिमिलर आपका अक्षर मिल रहा है, ठीक है ना, एकदम कंटिन्यू लगातार आपका अक्षर जो है यहाँ ये पहली वाली रेखा मिल रही है। देखिए ABCDEF दिया गया है ना, कंटिन्यू एकदम लगातार ABCD दिया गया है। तो उसी तरह ऊपर वाला भी ENOPQRS, अब उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, तो लास्ट में T रहेगा, और F के बाद क्या आता है G, और यहाँ पर F के बाद और S के बाद क्या आता है ST। तो विकल्प कौन सा मिल रहा है, D वाला विकल्प। तो हमारा जो है D वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, रिक्त स्थान पर भरा जाएगा। समझ में आ रहा होगा ना कैसे इसको मैंने बनाया था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 करा कि मनी, मिति, कैमरा, एनिमल, टेलेमोरा। अब इसमें आपको क्रम से बैठाना है। तो देखिए इसमें ऐसे प्रश्न जब भी आपको दिए रीजनिंग से रिलेटेड, तो एक चीज़ फंडामेंटल मिलाइएगा, इसमें वर्ण मिलाना पड़ता है, मतलब कि जो अल्फ़ाबेट दिया गया है उसको मिलाना पड़ता है। जैसे देखिए M पहला स्थान पर है, उसके बाद M यहाँ दूसरा स्थान पर है, M यहाँ तीसरा स्थान पर है, M यहाँ चौथा स्थान पर है, M यहाँ पाँचवां स्थान पर है। अब इसमें से आपको वो वर्ड जूझना है जिसमें चौथा स्थान पर यहाँ है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और 1 2 3 4 5 पाँचवां स्थान पर यहाँ है। तो छठवें स्थान पर M कहाँ मिलेगा, तो पहले वाले ऑप्शन में हमारा M छठवें स्थान पर मिल रहा है, तो वो वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको कैसे हल करना है। जैसे कि क्या किया गया है, देखिए ध्यान से, 3 से 7 कर दिया गया है। 3 से 7 क्यों किया गया है, 3 का गुणा करिए 2 में तो 2 और प्लस 1 तो 7 आ जाएगा। उसके बाद 7 का गुणा करिए 2 में तो 14, और 14 में से -2 कर देंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। रीजनिंग में है, कई मेथड से लगाया जाता है, तो समझिए रीजनिंग का ये क्वेश्चन है सब। और उसके बाद 12 का गुणा 2 बार करिए, 12 गुणे 2, और उसके बाद 24 हो जाएगा। 24 में प्लस करेंगे कितना, 3, तो यहाँ पर 2 माइनस किया था, 3 प्लस किया था। तो यहाँ पर तरीका बन रहा है कि +1 -2 +3 फिर -4 +5, ऐसे ही रूल आपको बैठाना है। और इसमें से कौन सा श्रृंखला में गलत आपको पाया जाएगा, तो वो हमारा श्रृंखला में पाया जाएगा कौन सा, तो 51 वाले सेक्शन में आपको गलत मिलेगा। बी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा, गलत ही आपको छांटना था, ठीक है ना। कौन सा, एक बार प्लस किया गया है, +1 फिर +2 फिर +3 फिर -4, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20। ये भी रीजनिंग से रिलेटेड है, आपको श्रृंखला वर्ड बैठाना है। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपको देखे तो आप क्या करिएगा कि उसको आप एक ग्रुप में बनाइए, ग्रुप में बांटना है। जैसे कि इनकी संख्या गिन लीजिएगा कि इनकी संख्या कितनी है। अब इनकी संख्या मैं गिनूँ तो इसकी संख्या होगी 12, और 12 का 2 ग्रुप में बांट लीजिएगा, 3 और 4। तो एक बार 3 का ग्रुप बनाइएगा, एक बार 4, जो बैठ जाएगा उसी अकॉर्डिंग आपको बैठाना है। तो चलिए हम बैठा रहे हैं 3 और 4, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम इसको बैठाने का प्रयास करेंगे तो देखिए A B, मतलब देखिए ABBC, यहाँ पर B हो जाएगा। उसके बाद हमारा 4 ग्रुप 4 में क्रम में बैठा रहा हूँ, B C कर दें यहाँ पर, तो B C C, C का 2 बार, यहाँ पर B का 2 बार प्रयोग हो गया, तो C का 2 बार और यहाँ पर A कर देते हैं, ठीक। तो B C C A अब हो गया ये 4 बार, अब C, अब यहाँ पर A का 2 बार प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह से हमारा बनेगा B C A
ए, ये हमारा बनेगा और हमारा विकल्प जो है चौथा इसका सही हो जाएगा। ऐसे ही आपको बैठाना है, जैसे कि उनकी संख्या जोड़कर उनको दो फैक्ट में फैक्टर कर आपको बैठाना रहता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 करा कि मत्स्य झुंड का संबंध मछली से वही है जो कॉलोनी का डैश डैश से है। ये सीटेट का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने की, सीटेट में ऐसा पूछा जाता है। तो देखिए मत्स्य झुंड में रहती हैं, मत्स्य मतलब जो मछलियां होती है वो झुंड में रहती हैं अपने, तो चींटी भी कॉलोनी में रहती हैं। ठीक, तो ये वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 से 25 आपको इस अकॉर्डिंग देना है। करा कि दिए गए समरूप के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया शब्द या संख्या या पद युग्म संख्या युग्म ज्ञात करें। तो यहाँ भरना है आपको। देखिए 5 का वर्ग करिए, 5 या 25, 25 में से आप 4 को घटा दीजिए तो आपको 21 प्राप्त हो जाएगा। तो 7 का वर्ग करिए तो 49 हो जाएगा, और 49 में से आपको क्या घटाना है, तो 49 में से मतलब कि यहाँ पर आपको 4 घटाया गया है, तो 49 में से भी आपको क्या घटाना पड़ेगा, 6 घटाना पड़ेगा। 6 घटाइए, क्योंकि 7 से 1 अंक कम ही घटाना है। तो हमारा बी वाला विकल्प 22 का जो है हमारा बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये 7 से 1 अंक कम घटाना है, जिस तरह 5 से 1 अंक 4 कम घटाए हैं। तो ठीक, अब चलिए आगे प्रश्न नंबर 23। राजगीर पत्थर और बढ़ई, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो देखिए राजगीर जो है पत्थर से क्या बनाते हैं, घर, और बढ़ई भी लकड़ी से क्या बनाते हैं, तो फर्नीचर बनाते हैं। तो विकल्प हमारा जो है सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 पर चलते हैं। पला पला PALE को LEAP यानी इसको थोड़ा बहुत उल्टा कर दिया गया है। उसी तरह आपको इसको भी इसी के अकॉर्डिंग बैठाना है। तो आपको SH यानी कि देखिए यहाँ पर पहले L लिखा गया है, फिर E लिखा गया है इसमें से, फिर उसके बाद A लिखा गया है, फिर उल्टा कर दिया गया है तो O और P। तो कौन सा हमारा विकल्प मिल रहा है, सोप। तो सी वाला विकल्प जो है 24 का हमारा सही हो जाएगा। एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है कि अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्स्थापित व्यवस्थित करके और असंगत को चुने। असंगत इसमें से चुनना है। तो देखिए जब इसको आप क्रम सही करेंगे तो ये क्रिकेट आ जाएगा, ये हॉकी आ जाएगा, ये चेस आ जाएगा और ये फुटबॉल आ जाएगा। लेकिन इसमें गलत जो है सी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा, वो नहीं बैठेगा, बाकी सभी बैठ जाएंगे। आप उनको क्रम में बैठाइएगा तो 25 का सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 से 27 प्रश्न को उत्तर आपको इसके अकॉर्डिंग देना है। जिससे नीचे दिए गए शब्द या संख्या दी गई है और इनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और 1 भिन्न है। समझ गए ना, 1 भिन्न रहेगा, 3 समान रहेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो चलिए सीधे चलते हैं हम प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि ए में है बुक और साहित्य के नोबेल पुरस्कार, मैग्सेस पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 सेम है पुरस्कार, लेकिन एक जो है अलग है। तो इसमें से जो हमारा अलग है वो कौन सा है, तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है 26 का हमारा सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रेमन मैग्सेस पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार इसको कहते हैं। लेकिन ये जो है तीनों ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य के नोबेल पुरस्कार और बुकर पुरस्कार, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है उत्कृष्ट योगदान के लिए। लेकिन मैग्सेस अवार्ड जो है कई क्षेत्रों में दिया जाता है, ये एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। तो जीके का भी तैयार हो गया, बाकी सी वाला विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 दिया गया है, इसमें से 1 सेम है, मतलब कि 3 सेम है और 1 भिन्न है। तो अब देखिए 10 का इसमें भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, इसको ऐसे हल करना है, ठीक है ना। चलिए ये थोड़ा हटा देते हैं, ला गया वो। 10 का भाग देंगे इसमें तो 6 बार जाएगा, 30 का भाग देंगे इसमें तो 3 बार जाएगा, तितली के 9, और इसका भाग देंगे तो 6 चौक 24, 6 बार जाएगा, और इसका भाग देंगे तो 6 बार। तो अब अंतर भिन्न कौन है, तो 3 वाला भिन्न है, तो हमारा विकल्प जो है बी वाला इसका सही हो जाएगा। इसको अकॉर्डिंग हल करना था। अब चलते, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 28, नीचे दिए गए 4 जोड़ियाँ दी गई है, जिसमें से
तीन कुछ रूप में समान है और एक जोड़ी जो है अलग है। कौन सी जोड़ी बाकियों से अलग है वो आपको बताना है। तो चलिए इसको हम दिखाते हैं आपको। देखिए ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है कि बर्ड्स मतलब पक्षी या चिड़िया कह सकते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। उसके बाद माइकोलॉजी फंगस जिसको आप कहते हैं, तो फंगस जो कवक होते हैं, तो माइकोलॉजी में हम फंगस का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी बोटनी, ये दोनों अलग है। बायोलॉजी जीव विज्ञान, बोटनी वनस्पति विज्ञान होता है। तो ये चीज़ हमारा विकल्प भी मिल गया, सी वाला विकल्प सही होगा। लेकिन फिलोलॉजी क्या होता है, तो एल्गी जिसको हम कहते हैं शैवाल, उसको अध्ययन हम फाइकोलॉजी में किया जाता है। तो याद रखिएगा ये जीके का भी पार्ट है। फाइकोलॉजी में एल्गी यानी शैवाल का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी में फंगी यानी कवक का अध्ययन किया जाता है, और ऑर्निथोलॉजी में बर्ड पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन ये जो है ये इन तीनों से अलग है, इसीलिए हमारा गलत ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, सी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 29। दिए गए एक अंत निश्चित पैटर्न का पालन करते प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अंक के, यानी कि बस इस स्थान पर अंक जो आएगा उसको आपको भरना है। तो देखिए ऐसे जब भी प्रश्न आपको मिले तो दो मेथड का उपयोग करिएगा। मैं आपको बताता हूं कौन सा मेथड का। देखिए यहाँ पर दिया गया डायग्राम में रीजनिंग का ही प्रश्न है ये। तो इसमें एक तो इस लाइन से आपको जाना है ऐसे, और एक ऐसे आपको हल करना है। दो सिस्टम का आपको प्रयोग करना है। अगर दोनों में बैठ जाता है तो दोनों में नहीं, मतलब कि जिस अकॉर्डिंग बैठेगा उसी अकॉर्डिंग आपको आंसर लाएंगे। जैसे मैं देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 3 से इसमें भाग दीजिए तो 3 चौक 12, 18 चौक 72, यानी हमने इसमें भाग दिया तो 4 आया, और इसका मल्टीप्लाई किया 18 के साथ 72 आ गया। उसी के अकॉर्डिंग इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि पूरा दिया गया है। 4 चौक 16, 4 बार भाग दिया है, और 32 में हम 4 का गुणा करेंगे तो 128 आ जाएगा गुणा करने के बाद। तब अब हम क्या ऐसे इसको बीच वाला हमारा बच रहा है, तो बीच वाला को कैसे हल करेंगे, तो देखिए तो x भागे 14 हो जाएगा, बैठेगा ना। उसके बाद हमें क्या करना है कि 24 गुणा करना है ना, क्योंकि इसमें से जब इससे भाग देंगे इसमें, तो आपको जो आएगा भागफल उसको इसमें गुणा करना है, तब आपका मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम 112 ऊपर लिख देते हैं, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, एकदम बैठा गया। मैंने समीकरण इसका बना दिया हूँ, इसी पर आपको हल करना है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा 3 वाला आंसर जो है सही हो जाएगा, यही आएगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें भाग नहीं जा रहा है, लेकिन जब उस मेथड से हल करेंगे, जैसे मैं हल कर कभी आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो कहेंगे कि आप लोग हल नहीं करते हो। 14 भागे 112 बटा 24। अब 24 से ये है आपका, तो इसमें क्या करिए कि इसको काट कर छोटा करिए, तो 8 देखिए यहाँ पर आ जा रहा है, तो दिमाग खराब हो जा रहा है ये। चलिए अब 8 है कम 8, ये इसमें भाग दिया, और बचा हमारा 8 3 11 तो 32, यानी 8 है कम 8 और 8 चौको 32। इसको 8 में भाग देंगे, 8 से भाग देंगे इसको। ठीक, उसके बाद आप 24 को 8 से भाग देंगे तो 8 तिरिके 24। अब हमारा ये बराबर के बराबर इतना आ गया। अब यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम इसको लिखें तो ये हमारा आ जाएगा, चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 14 भागे x बराबर 14 बटा 2। ठीक है ना। अब इसके बाद 14 बटा x बराबर इसको हम लिख सकते हैं, यहीं अब सीधे रख दीजिए, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ से जब हम इसको इधर लाएंगे, मतलब कि इसको इधर लाएंगे, तो 14 गुणे 2 बटा 14 हो जाएगा। 3 बार ना भाग गया था, मैं 3 यहाँ लिखना चाहिए था, 3 बार 14 से 14 कट गया, हमारा 3 बचा। बी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा, ज़्यादा समय मैंने इस पर ले लिया। प्रश्न नंबर 30 लुप्त अंक का ज्ञात करिए। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि लुप्त अंक ज्ञात करिए। तो देखिए इसका विकल्प जो डायरेक्टली ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, मैं इसका विकल्प बता रहा हूँ, ये काफ़ी लंबा मेथड है। प्रश्न नंबर 31 लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगा दिया, कोई इंपोर्टेंट है, इस वाक्य में कारक कौन सा है। तो कारक पूछ रहा है, तो कर्ता ने कर्म को, यानी डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा।
गा। और प्रश्न नंबर 32, हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो हिंदी में वचन 2 होते हैं, सबको ही पता है, एक वचन बहुवचन। अब आगे चलते हैं, यह साड़ी नहीं है वाक्य में नया शब्द क्या है? तो नया क्या कर रहा है? साड़ी की विशेषता है, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको रचना और उसके लेखक आपको बताना, जैसे कि 34 प्रश्न कर रहा है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो सूरदास की ये रचना है। उसके बाद ध्रुव स्वामी एक नाटक है और किसकी रचना है? तो ये ध्रुव स्वामी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया होगा, ये रहा सी वाला ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद की। अब जल्दी जल्दी हम खत्म कर लें क्योंकि अब मैथ वाले सेक्शन और रीजनिंग वाले सेक्शन खत्म हो गए हैं। चलिए, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो चलिए पहले गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं जल्दी में। गद्यांश करा कि यदि किसी व्यक्ति को अपने देश में प्रेम होता है, देश प्रेम स्वाभाविक है, जिस प्रकार व्यक्ति को अपने निवास स्थान से प्रेम होता है उसी प्रकार जीव जंतु भी अपने निवास स्थान को भली भांति पहचानते हैं और उस स्थान से प्रेम करते हैं। हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है। हम देश की जलवायु में पलते हैं, देश की मिट्टी में ही गिरकर तथा उठकर बड़े होते हैं। धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से ही हमारा भाषण पोषण होता है। जिस भूखंड पर हम चलते फिरते हैं उनके लिए घरों का निर्माण करते हैं। उसी देश के रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना देश प्रेम है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, देश प्रेम है। किसी भी देश की उन्नति का सबसे बड़ा पहला रूप होता है आत्मोन्नति। आत्मोन्नति का मतलब खुद को उन्नति करेंगे तो आपका देश की उन्नति होगी। हम उन्नत बनते हैं तो हमारा देश का मस्तक भी उन्नत होता है। ये पूछेगा जाएगा, ध्यान रखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। हमें देश की उन्नति के लिए सभी को क्षमता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाना चाहिए। यहाँ तक हो गया था। अब आगे चलते हैं और अगला है मानव मात्र में ये सभी सद्गुण प्रारंभ से ही होने चाहिए। विद्यार्थी जीवन में तो इन सभी का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। अब हमने गद्यांश पढ़ लिया, प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार किसी भी प्राणी का स्वाभाविक गुण क्या है? तो गद्यांश के अनुसार किसी भी प्राणी का स्वाभाविक गुण की अगर हम बात करें तो वो होता है उसका देश प्रेम, और इसमें देश प्रेम की काफ़ी बातें की गई है, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, कौन सा कार्य देश प्रेम से संबंधित नहीं है? कौन सा कार्य इसमें से देश प्रेम से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, आपको पूरा ऑप्शन देख लीजिए। तो कौन सा इसमें से देश प्रेम से संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, अपने हित के लिए कार्य करना, ये देश प्रेम थोड़ी नहीं है, अपने हित के लिए कार्य कर रहा है, इसमें लिखा भी नहीं गया है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 38, किसी भी देश की उन्नति का सबसे पहला रूप आत्मोन्नति क्यों है? देखिए यहाँ पर पूछ दिया ना, आत्मोन्नति क्यों है और वह क्यों है? ऑप्शन आपको पहले दिखा देता हूँ। तो देखिए इसका ऑप्शन जो सही होगा वो डी वाला, हम उन्नत होंगे तो हमारा देश का मस्तक भी ऊंचा होगा। ये दिया गया था, हमने पढ़ा तो बताया था कि ये दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा। इसका हमारा सही वाला विकल्प जो होगा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे और अगला हमारा प्रश्न है वो कौन सा है? 39 प्रश्न, देश की उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब बताइए, 39 प्रश्न कर रहा है कि देश की उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें करना चाहिए क्या? सभी को समता और सादृश्यता का पाठ पढ़ाना चाहिए। ये भी दिया गया था, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर हम 40 प्रश्न पर चलते हैं और ये है आत्मोन्नति शब्द का वर्ण विक्षेपण करना है, मानी एक एक वर्ण को अलग करना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा विकल्प सही होगा वो बी वाला विकल्प, क्योंकि आ प्लस त प्लस म प्लस ओ प्लस न प्लस न प्लस अ प्लस त प्लस ई, ये वाला विकल्प जो है इसका मेन जो फैक्टर किया गया है, वर्ण विक्षेप किया गया है, वो वाला सही है उसके अकॉर्डिंग। अब फिर आ गया 41 से 45 गद्यांश को पढ़िए और ध्यानपूर्वक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिससे राष्ट्र के हृदय मन प्राण में सूक्ष्मता और गंभीरता संवेदन मुखरित हो और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप और अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी संस्कृति परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व
करें। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाज शास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान देंगे। उन्हें अपने शिक्षा में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उचित वंचित उनसे वंचित कर कर हमने राष्ट्रीय संस्कृति की एक महान रिक्ति को जन्म दिया है जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं सामाजिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी वे पहचाने और अजीबों से लगने लगते हैं। मतलब ये देखिए यहाँ पर दिया गया है कि विदेशी पश्चिमी चश्मा लगा के जब विदेशी चश्मों को लगाकर आप देखते हैं तो भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी वे पहचाने और अजीब लगने लगते हैं। शिक्षित जन और सामान्य जगत के बीच खाई बढ़ती गई और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए भी हम घर में वामन ही बने रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। ठीक, तो अपनी संस्कृति को महत्वपूर्ण मानने की बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 41, उपयुक्त गद्यांश का प्रमुख सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो वह है हमारी शिक्षा और माध्यम और पाठ्यक्रम। यही वाला विकल्प जो है पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर और भी प्रश्न है उसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 42 कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसमें हमारा क्या है? तो वह है भारतीय मानस व स्पंदन ध्वनि होती है। तो ये डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। 42 का डी वाला विकल्प, भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 43 पर। और हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें क्या होना चाहिए भैया? 43 का जिसमें क्या होना चाहिए? तो भारतीय सांस्कृतिक परंपरागत का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। गद्यांश में दिया गया था ये वर्ड, ध्यान से देखिएगा गद्यांश को। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 44। और यह करा कि हमारे राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ जुड़ना चाहिए। तो हमारे राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ जुड़ना चाहिए। किसको जुड़ना चाहिए? तो भारतीय नव्य समाज शास्त्र से जुड़ना चाहिए। डी वाला विकल्प जो है 44 का सही हो जाएगा। बाकी और सब अकॉर्डिंग नहीं है, गद्यांश के अकॉर्डिंग आपको उत्तर मारना है। प्रश्न नंबर 45, शिक्षित जन और सामान्य जन में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम क्यों अंतर बढ़ रहा है? क्योंकि हम विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं। तो बी वाला विकल्प जो है 45 का भी सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं ये इंग्लिश से रिलेटेड 5 क्वेश्चन है और इसमें इस गद्यांश को पढ़कर, पैसेज को पढ़कर केयरफुली आंसर आपको देना है। तो चलिए डायरेक्टली इसका उत्तर बता देता हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश में उतनी रुचि नहीं होती है। तो चलिए यहाँ पर आ जाइए। प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि द ओल्ड मैन हिड द गोल्ड। ओल्ड मैन हिड द गोल्ड। तो इसका सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 46 का। प्रश्न नंबर 47, द ओल्ड मैन वाज प्लेज्ड व्हेन ही। तो 47 का हमारा विकल्प जो है बी वाला टच्ड द गोल्ड जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, और द ओल्ड मैन विजिट द प्लेस वेयर ही हैड केप्ट द गोल्ड हाइडेड। तो 48 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑलमोस्ट एवरी डे वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, द फ्रेंड्स व्हाट्स पॉसिबल मेड द ओल्ड मैन। तो इसका जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा रिलीव्ड जो सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 50 है कि द फ्रेंड्स टोल्ड द ओल्ड मैन डैट ही हैड नॉट लॉस्ट एनीथिंग वाला विकल्प जो है हमारा ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ए वाला विकल्प। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 51। अब यहाँ से हमारा जीके का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं निवास सिवाय। तो कौन के सिवाय? तो देखिए महाबलेश्वर मंदिर जो है नर्मदा नदी के किनारे नहीं स्थित है।
बाकी तीनों सही है। अमरकंटक से नहीं निकलती है। नदियों जो है नर्मदा नदी पहाड़ों के बीच से बहती हुई सरदार सरोवर जो परियोजना इसी नदी पर है। तो ध्यान रखिएगा बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा श्रेष्ठ वृष्टि छाया में पड़ता है? तो कौन सा श्रेष्ठ वृष्टि छाया में पड़ता है वो आपको बताना है। तो एक प्रश्न नंबर 52 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो राजस्थान जो है पड़ता है क्षेत्र वृष्टि छाया में पड़ता है। तो बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 53 पर। और प्रश्न नंबर 53 है कि हरित क्रांति की सफलता से संबंध वैज्ञानिक कौन से है? तो नॉर्मन बोरलॉग का नाम आता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 54 है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर उपलब्ध होता है। तो कहाँ से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर उपलब्ध होता है? तो वह मकराना से उपलब्ध होता है। बी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य शेर को संरक्षण प्रदान करता है? तो गिर गुजरात वाला, सी वाला सही हो जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? तो किसे स्थापित किया गया था? तो वह नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 57। भारत में पहली बार 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ हुई थी? तो मुंबई या मुंबई कह सकते हैं, मुंबई से ठाणे के बीच। प्रश्न नंबर 58 गांधी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? किस आंदोलन का समर्थन किया था? प्रश्न नंबर 58 में गांधी जी ने कहा। तो गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? तो अस्पृश्यता का आंदोलन, जो ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। और ये 1932 में किया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 59 जालियांवाला बाग हादसे में से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित है? तो जनरल डायर, इसी ने तो गोली चलवाया था जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 से। प्रश्न नंबर 60 लाला लाजपत राय किस विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए जब उन्हें पुलिस की निस्संगतता का शिकार हुआ? तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो इन पर लाठी चार्ज कर दिया गया था और इनको लाठी लग गई थी, मृत्यु हो गया था। प्रश्न नंबर 61 बंगाल के गवर्नर जनरल कौन है? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है वो आपको बताना है। गवर्नर जनरल पूछ रहा है, जनरल नहीं पूछ रहा है। तो 61 का हमारा विकल्प जो है सी वाला विकल्प वारेन हेस्टिंगस थे। लेकिन बंगाल के प्रथम जनरल गवर्नर पूछेगा तो क्लाइव का नाम आता है रॉबर्ट क्लाइव। तो ध्यान रखिएगा 61 हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 क्या करा कि दीन-ए इलाही एक नए धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये फेमस क्वेश्चन है, हुम अकबर ने शुरू किया था। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 वर्तमान में दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया किसके समीप स्थित है वो आपको बताना है। तो यह किसके समीप स्थित है? प्रश्न नंबर 63 का तो वह औरंगाबाद के समीप स्थित है, दौलताबाद। आगे चलते हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय, सबको पता है। प्रश्न नंबर 65 निद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 1980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था? तो किस पर इन्होंने शासन किया था? तो इन्होंने किया था कश्मीर वाले क्षेत्र में किया था। तो बी वाला विकल्प जो है 65 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 और वह है कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यकाल के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक कर सकते हैं? तो अधिकतम कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक कर सकते हैं। सी वाला विकल्प जो है 66 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? कौन सा विधेयक नहीं प्रस्तुत किया जा सकता? तो वह विधेयक कौन सा है? धन विधेयक। ये सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने दी थी? इंपोर्टेंट प्रश्न है, किसने दिया था? तो वह कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो ये वाला विकल्प जो है 68 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की होती है? तो वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं वित्त आयोग की स्थापना। प्रश्न नंबर 70 निम्नलिखित में से किन पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान कोई विधि प्रदान नहीं करता है? पदच्युत का मतलब पद से हटाने के लिए कोई भी विधि प्रदान नहीं करता है। प्रश्न नंबर 70 प्रश्न यही कह रहा है। विकल्प आपके ये रहा सामने। तो किसके लिए भाई? तो वो हैं
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को करने के लिए कोई संविधान में वर्णन नहीं है। सी वाला विकल्प जो है 70। देखिए पदच्युत की बात हो रही है ना, तो सी वाला नहीं, डी वाला राज्यपाल जो है वो सही हो जाएगा। वो राष्ट्रपति के पर्याद प्रसंत होते हैं, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ही डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का नियंत्रण नहीं है? तो एक राजकोषीय नीति का नियंत्रण नहीं है कौन सा? तो ये होगा क्रेडिंग राशनिंग जो है ये नहीं होगा। डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है कि स्वरूप के अप्रत्यक्ष होते हैं, स्वरूप में अप्रत्यक्ष होते हैं तो क्या होते हैं स्वरूप में अप्रत्यक्ष? तो क्रम वर्धमान जो है स्वरूप में अप्रत्यक्ष होते हैं। 72 का सी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है कि राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या बृहत दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो बृहत दृष्टिकोण को इसमें क्या दर्शाता है? प्रश्न नंबर 73 कह रहा है। तो देखिए इसमें अगर हम बृहत दृष्टिकोण की बात करें तो भारत में मुद्रास्फीति जो महंगाई है वो बृहत दृष्टिकोण को दर्शाता है, बाकी सब छोटे छोटे कोण को दर्शा रहे हैं। प्रश्न नंबर 74, जब किसी वस्तु का उत्पादक 1 यूनिट बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाले योग क्या कहलाते हैं? तो जब 1 यूनिट उत्पादक बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाले योग को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सीमांत लागत उसको कहा जाता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75, जीडीपी बराबर अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान बराबर क्या होता है? तो क्या होता है? वह होता है उत्पादक लागत पर जीडीपी, जो उत्पादक लागत होता है ना उस पर आपसे जीडीपी लिया जा रहा है। अब चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 76, और श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो 7 रंग होते हैं और 7 रंगों का मिश्रण जो करेंगे तो आप श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता का मापन होता है। प्रश्न नंबर 78, Rn किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? तो Rn किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? तो रेडान का है रासायनिक चिन्ह, तो ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है? ठोस स्नेहक इसमें से कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें से ठोस की बात करें तो ग्रेफाइड ही ठोस इसमें दिया गया है विकल्प के अकॉर्डिंग। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो वह कीरेटिन जो है एक रेशेदार प्रोटीन कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 81 पर, और किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो किस जोन में 2 रेलवे का मुख्यालय है? 2 जोन रेलवे का मुख्यालय किस नगर में है? तो वो है कोलकाता और मुंबई दोनों में भी है। तो सी वाला विकल्प जो हमारा इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 कह रहा है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला थी। तो प्रथम भारतीय महिला की बात करा तो बछेंद्री पाल का नाम आता है। ए वाला विकल्प जो है हमारा 82 का सही हो जाएगा। बछेंद्री पाल 1984 में लगभग ये हो सकता है कि चढ़ी थी। प्रश्न नंबर 83, राग कामेश्वरी की रचना किसने की है? तो राग कामेश्वरी की रचना किसने किया है? तो पंडित रविशंकर ने किया है। डी वाला विकल्प 83 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित में से किस नेता का जन्म दिवस भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन की जन्म दिवस पर मनाया जाता है 5 सितंबर को। प्रश्न नंबर 85, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना जो है 1994 में हुआ था। बी वाला विकल्प जो है 85 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो वह दिया गया था सर्वप्रथम श्रीमती देविका रानी को दिया गया था। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। और 50वें नंबर पर बात किया जाए तो किसको दिया गया है? तो अमिताभ बच्चन को, तो ध्यान रखिएगा।
प्रश्न नंबर 87, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना जाने वाला या वाली एकमात्र भारतीय कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित जी हैं, काफ़ी फेमस हैं, यही हैं पहली महिला भारतीय। अब चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 88, संसाधनों के अधिक उपयोग को लोक त्रासदी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था इसका प्रतिपादन? तो गैरिट हार्डिंग ने इसको किया था, गैरिट हार्डिंग ने, ये वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन का सेंट्रल बैंक जो है उसने स्थापित किया था, तो बी वाला विकल्प जो है 89 का सही हो जाएगा। और आगे चलते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? प्रश्न नंबर 90 है, तो इसका गठन जो है अगस्त 1948 में ही कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 91, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट अकाउंट पर अपनी जीवन यात्रा साझा करने वाली महिलाओं का निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो कौन सा मिलान गलत है वो आपको बताना है। तो कमलावती देवी जो वाराणसी से हैं वो गलत है, बाकी सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 92, देश के तीसरी महिला डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तीसरी जो महिला डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है नई दिल्ली में। आगे चलते हैं, किस राज्य सरकार ने कौशल सतरंग युवा हब तथा प्रशिक्षण योजना प्रारंभ की है? तो किस राज्य ने किया है 93 का? तो वह उत्तर प्रदेश ही राज्य ने किया है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य ने लोगों को सरकारी स्वास्थ्य योजना की जानकारी देने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मित्र नियुक्त किए जाने की घोषणा किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो वह किया है उत्तर प्रदेश राज्य ने ही किया है। प्रश्न नंबर 95, किस राज्य ने जल परिवहन सेवा के रूप में रोपेक्स सेवा प्रारंभ की है? तो किस राज्य ने किया है 95 का? तो वह किया है महाराष्ट्र सरकार ने रोपेक्स योजना का प्रारंभ। एबल पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया था? तो ए और बी को सम्मानित किया गया है। 97, 5 IITs को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया, निम्न में से कौन इसमें से शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो चंडीगढ़ वाला नहीं शामिल है, सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो वह है 144वां स्थान पर भारत है खुशहाली में। बहुत बढ़िया रैंकिंग है इसका ससुर का। प्रश्न नंबर 99, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेला वर्चुअल शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो वह हुआ था 2020 अक्टूबर 2020 में हुआ था। प्रश्न नंबर 100, अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के विवाद में सभी जीवित 32 आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया गया, यह फैसला सुनाने वाले जज कौन से हैं? बड़ा खतरनाक फैसला था, सुरेंद्र कुमार यादव हैं, ये वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के जो पेट एग्जाम का प्रैक्टिस सेट का पहला सेट था, जो कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि कम समय में आपको कवर किया जाए। तो वीडियो कैसा लगा जरूर आपको बताएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। कमेंट बॉक्स में मैं आप सभी का कमेंट देखता रहता हूँ। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।